हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं। ठीक है, क्लास की जो टाइमिंग है एवरीडे 4:45 PM है और इसमें हम CDP वाला पोर्शन अभी कवर कर चुके हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही हमने CDP पढ़ ली है। जिन्हें CDP की वीडियो देखनी है, जो नहीं देख पाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी CDP की क्लास का मैं लिंक डाल दूंगा, वरना आप डायरेक्ट चैनल दी अंकित राठी नाम है जाके प्लेलिस्ट वहाँ चेक करेंगे तो CDP जनवरी 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट में लगभग 20 वीडियो हैं, 22 सारी की सारी आप वीडियो देख लेंगे। और PDF किसी को चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हैं हमारे दी अंकित राठी के नाम से ही, या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। ठीक है, CDP के बाद हमने SST स्टार्ट किया है। SST में अभी हम ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी की ऑलरेडी 2 क्लासेस हम कर चुके हैं। एक क्लास हुई है टॉपिक से रिलेटेड और एक जो कल क्लास हुई थी उसमें हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था सोलर सिस्टम से रिलेटेड। 50 क्वेश्चन थे आपके लिए और आप लोगों का जिन्होंने भी क्लास देखी है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। वीडियो प्ले भी हुई है और कमेंट भी 100 के आसपास कमेंट हैं। तो इससे भी अच्छा रेस्पॉन्स मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले टाइम में हमारी क्लासेस को आपका मिले। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने कमेंट भी कर दिया है और आपके कमेंट्स मुझे विजिबल हैं। फटाफट आ जाइए, कहाँ हैं सभी। एक तो आप लोग जो है लेट ज्वाइन करते हैं, 5-10 मिनट की क्लास तो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू में की जाती है वीडियो के, वो आप सुन ही नहीं पाते हैं। ठीक है, किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है 5-10 मिनट की, तो बाद में ऑफलाइन वीडियो रहे तो वो शुरू में जो भी बातचीत हुई है वो भी आप देख लिया करो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत डाटा मिलता है डेली। तो आज का आपका टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में है। हम पूरा डीपली पढ़ेंगे NCERT बेस्ड। यदि आपका कुछ रह जाता है तो कल एक क्लास और लगा देंगे, बाकी बचा हुआ उसमें ले लेंगे, प्लस इस क्लास का जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चंस हैं वो कल लगाएंगे। आज इसके लिए कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, तो इस क्लास का बचा हुआ कंटेंट यदि कुछ बचता है तो ठीक है, और बाकी इसके क्वेश्चंस कल लगाएंगे। जैसे हमने यस्टरडे सोलर सिस्टम के क्वेश्चन लगाए थे वैसे ही इसके कुछ क्वेश्चंस रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की तरफ लेंगे और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, क्लास नंबर 2। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्क्रीन को। ग्लोब तो फ्रेंड्स समझते हैं आप, ग्लोब किसे कहते हैं, बताइए ग्लोब किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है ग्लोब का। ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का लघुत्तम रूप। ये पृथ्वी तो है हमारी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी का क्या होता है, ये लघुत्तम रूप। तो ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है इसका साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ आपकी लगभग होती है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त जिसे कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो ग्लोब पे खींची जाती हैं रेखाएं वो होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप होता है। ठीक है, और जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्यों खींची जाती हैं, मतलब क्या ज़रूरत है इनकी, बताएगा कोई कमेंट में कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पे क्यों खींची जाती हैं, बताइए। चलिए मैं ये बता देता हूँ। जैसे पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब के ऊपर किसी बिंदु को हमें दर्शाना है। ठीक है, मान लीजिए किसी बिंदु को दर्शाना है या फिर किसी स्थान को दर्शाना है। ठीक है, या किसी कंट्री को क्या करना है, दर्शाना है। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, उसको ग्लोब पे दर्शाना बहुत मुश्किल है, तो उसकी स्थिति को बताने के लिए ग्लोब पे काल्पनिक अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। क्लियर है, बस यही कारण है। चलिए पता चल गया होगा आपको ग्लोब किसे कहते हैं, आपके लिए लिख भी दिया है मैंने। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का वास्तविक लघु वास्तविक रूप होता है। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का लघु वास्तविक रूप होता है।
बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी बुक को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यही सब दिया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में जो पेजेस दिए गए हैं वो भी मैंने आपके लिए इसमें इंक्लूड किए हैं, थोड़ा थोड़ा उनको भी पढ़ेंगे आप। और जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकता है नेट से, नहीं तो परचेज करके पढ़ सकता है उनको भी, ठीक है, किसी का मन है तो। बाकी ये वही सब इसमें भी हमने इंक्लूड किया है। देखिए अब आ जाता है ये एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर आपका क्या आ जाता है, पेज नंबर 1 है ये, और चैप्टर नंबर 2 का ग्लोब। थोड़ा सा एक बार रीड करेंगे इसको। ग्लोब के बारे में बताया गया है पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, और ये जो है ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कैसी है, चपटी है। चपटी समझते हैं, थोड़ी फ्लैट है, ये गोलाकार नहीं है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में से एक वास्तविक प्रतिरूप है। विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे अब हम। देखिए अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, वही इसमें लिखी हुई है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमने कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। समझना है पॉइंट को। किसी पॉइंट की या किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने एक काल्पनिक रेखा मानी है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। आपने देखा होगा अक्ष, ये अक्ष होता है ना यहाँ पे, ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। बताया था ना मैंने, ये वाला ये ग्लोब है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका, ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। और तिरछा क्यों है ग्लोब, कल की क्लास में भी आपको क्वेश्चन भी था, परसों की क्लास में बताया भी था। जो पृथ्वी का मॉड्यूल है, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री क्या हो रखी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। इसलिए आपको ग्लोब तिरछा दिख रहा है। और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये उसकी बात कर रहा है जो अक्ष पर घूमती है, ऐसी कोई रेखा नहीं है, ठीक है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो मान ली जाती है। एक दूसरी काल्पनिक रेखा की बात कर रहा है, एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। गुड इवनिंग एवरीवन, कमेंट भी मैंने कर दिया, आप यहाँ ध्यान देंगे। ये बहुत ही, जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखा आपने देखा होगा, मैंने पूरा पेज नहीं पढ़ा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो मैंने पढ़ी है, बाद में लिखी भी है अपनी भाषा में भी, अलग से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको गो थ्रू करा रहा हूँ एनसीईआरटी के पेज का, ताकि आपको लगे कि कंटेंट कहीं और से नहीं लाया गया, अपने पास से नहीं बनाया गया, एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा है, ठीक है। हालांकि फर्स्ट क्लास में मैंने ये पेज इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो अच्छा है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्क्रीन को। इसने क्या कहा है, एक रेखा होती है काल्पनिक रेखा, एक और होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को, वो बात कर रहा है इस रेखा की, ठीक है। ये कौन सी रेखा है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, या फिर विषुवत व्रत, या फिर विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या करती है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंग्लिश वाले समझ लेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ये ऊपर जो सुई आपको दिख रही है ये नॉर्थ पोल, और ये दिख रही जो आपको ये साउथ पोल, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। क्लियर है, चलिए
आपके लिए फिगर देखिए कितनी अच्छे से पिक्चर लगा के रखी है, ताकि आपको हर चीज़ की इमेज मैंने लगा के रखी है। जो भी आप जितना भी पढ़ेंगे ना उसकी प्रॉपर इमेज लगा के रखी है। आपके इतनी समझ में आ गया होगा कि ग्लोब जो है प्रतिरूप है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक लघु प्रतिरूप है। विषुवत रेखा दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के कई सारे नाम हैं, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे आपका साउथ पोल। ठीक है, चलिए इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी और इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बार सभी से उम्मीद करता हूँ 6-7 लोग जुड़े हैं, कमेंट में एक बार यस कर देंगे फटाफट। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो कमेंट में आप यस कर देंगे एक बार। देखिए अब आपको एक पिक्चर दिख रही है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये तो चैप्टर का नाम है, आपको कुछ दिख रहा है। ये मेरे जो नोट्स हैं उसी में थी, उसी से मैंने फ़ोटो ले ली। वही सब जो मैंने आपको बताया इसमें लिखा हुआ है कि ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही हैं काल्पनिक रेखाएं ऐसे, ये क्या होती हैं? ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर है? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अभी इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी केवल आपके लिए स्थिति, ग्लोब को देखना, ठीक है, अक्षांश देशांतर रेखाओं को देखना, क्या स्थिति होती है हमारी पृथ्वी की, वो केवल मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यस हो गया है, कमेंट में यस हो गया। चलिए ठीक है, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कि क्यों ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा है मैंने, पृथ्वी पर किसी बिंदु की स्थिति का पता करने के लिए कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं कहते हैं। किस लिए? मान लीजिए क्वेश्चन आता है किस लिए ज़रूरत होती है और उत्तर लिखना है आपको। तो किसी बिंदु या स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। क्लियर है? और ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तव में इस तरह की कोई रेखा नहीं होती। क्लियर है? ये मैंने इसलिए लिख दिया, हालांकि पीछे बुक का जो पेज था उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप कई बार सोच लेंगे कि बुक का पेज कौन पढ़ेगा, क्या इसमें फालतू की लिखा है। मेन पॉइंट मैंने अलग से भी अपनी राइटिंग में भी लिख दिए हैं और वहाँ भी अंडरलाइन करके आपको साथ के साथ समझाता हुआ चलूँगा। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, कोई चीज़ छूट जाती है इसमें तो ज़रूरी नहीं है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं देख लूँगा, मैं हूँ उसके लिए। कल की क्लास में थोड़ा बचा हुआ ऐड कर लेंगे और साथ के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी NCERT प्लस SCERT के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं परीक्षा में उनको भी ऐड कर लेंगे, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है? बस ये है कि आपको ध्यान से पढ़ना है, एक बार इसका रिवीजन करना है और कल जो क्लास आपकी होगी इसकी टेस्ट की उसको आपको ध्यान से लगाना है। क्लियर है? चलिए 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 देखिए फिर से ये पेज आ जाता है NCERT का। इस पेज को भी थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड नीचे बात लिखी हुई है। देखिए पढ़ेंगे एक बार। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहता है, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये विषुवत रेखा ये दिख रहा है ना आपको डॉट डॉट, तो इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में नापा जाता है। देखिए अब क्या लिखा है दोस्तों, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो इसके बाद जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी ना ऊपर तक, वो सब क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब ये इससे कहीं भी नहीं मिलेगी, ये इसके पैरेलल होगी, ये वाली रेखा इसके पैरेलल होगी, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़, इनको नापा कैसे जाता है? इनको नापा जाता है अंश में, यानी कि डिग्री में। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच, दो अक्षांश के बीच 1 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, कितना एंगल होता है? 1 डिग्री का। आपको बता देता हूँ, जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ये जो बीच की रेखा होती है विषुवत रेखा, ये बीच की रेखा होती है विषुवत। इससे ऊपर कितनी रेखाएं होती हैं? 180। ठीक है, इससे नीचे कितनी रेखाएं होती हैं?
इससे इस विषुवत रेखा से ऊपर रेखाएं होती है 90, ठीक है। इससे नीचे कितनी होती है 90, और एक हो जाती है ये विषुवत रेखा। तो टोटल कितनी हो जाती हैं? टोटल हो जाती है 90 प्लस का 90 और प्लस का 1 इक्वल टू 180। टोटल रेखाएं कितनी हो जाती हैं? 180। अब आप एक बात बताइए, इसको 0 डिग्री बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा को, और ऊपर 90 रेखाएं बनी हुई हैं, तो हर 1 डिग्री पे एक रेखा बनी होगी, तभी तो ऊपर 90 रेखा हुई कि नहीं हुई? हर एक डिग्री पे एक रेखा बनी होगी, अक्षांशीय रेखा, तभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 90 रेखाएं होंगी, 90 होंगी कि नहीं होंगी? इसी तरह से यहाँ पे हर 1 डिग्री के गैप पे एक रेखा बनी हुई है, तो उसे बोलेंगे, इसीलिए ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 90 ऊपर हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी नीचे। क्लियर है? और एक मेन बात याद रखनी है कि ये जो अक्षांश होते हैं समांतर रेखाएं होती हैं, ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। और ये जो उत्तरी ध्रुव होता है, इसी तरह से होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कितने पे होता है? 90 डिग्री पे। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव कितने पे होता है? 90 डिग्री पे। अभी बताया ना आपको 90 कैसे होता है, एक डिग्री का गैप होता है, तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री कैसे हुआ। आपको पता है फ्रेंड्स, जो एक गोला होता है पूरा, एक चक्कर पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हाफ ही तो पृथ्वी है, तो हाफ कितने की होगी? 180 डिग्री की। इस तरह से हाफ इधर होगी ना, वो भी 180 डिग्री की होगी। ये वाली हाफ पृथ्वी 180 डिग्री की, ऐसी इसके पीछे होगी ये वाली, ये भी 180 डिग्री की होगी कि नहीं होगी? तो जब ये 180 डिग्री की है ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 90। यानी कि ये वाला पोर्शन 1/4 होता है, ये वाला पोर्शन 1/4 होता है, ऐसी 1/4 दो पोर्शन पीछे की तरफ भी होंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब जो बात मैंने आपको बताई है ना, वही बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखी, देखेंगे, देखो कहाँ लिखी हुई है, ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि ये वाली रेखा, ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का चौथाई है। मैंने बताया ना, ध्रुवों के जो इसने कहा है कि ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है, ठीक है। अतः इसका माप 300 डिग्री अंश का 1/4 यानी कि 90 डिग्री होगा। यानी कि ध्रुव पे जब हम पहुंचते हैं, यहाँ से ध्रुव पे जब पहुंचते हैं तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि 360 का 1/4 कितना होगा? 90। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 हो गया, ऐसे ऊपर 90 हो जाता है, ऐसे उसके बैक साइड में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश अथवा उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। दक्षिणी ध्रुव कितने पे होता है? क्या दर्शाता है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे इसको, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश, ये लिखा है ना 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये लिखा है ना, इसको बोलेंगे साउथ पोल को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ऐसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को बोलेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल देंगे। क्लियर है? चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बाकी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी और ले लेते हैं। चलिए, जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमने देखा है, पृथ्वी के बारे में देखा है, तो ये कौन सी रेखा होती है? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, या इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ तक चलते हैं हम, कितनी दूरी? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री चलते हैं तो ये वाली रेखा आ जाती है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। ऐसी 23.5 डिग्री जब ऊपर चलते हैं तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री NL लिखा है, NL का मतलब है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ लैटिट्यूड, मकर रेखा। लैटिट्यूड का मतलब है फ्रेंड्स अक्षांश, अक्षांश रेखा को बोलते हैं लैटिट्यूड। लेटी हुई है तो अक्षांश, और खड़ी हुई है यानी कि देशांतर के बारे में बात करेंगे, वो खड़ी रेखा होती हैं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही जब
साउथ की तरफ देखेंगे ये वाली रेखा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसे बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है, बात ध्यान रखेंगे। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, विषुवत रेखा से यहाँ तक चलते हैं। ये तो 23.5 डिग्री तो यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ तक चलते हैं 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। तो 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा होती है? नॉर्थ लैटिट्यूड पे कौन सी रेखा होती है? इसे बोलते हैं आर्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं? आर्कटिक व्रत। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है आर्कटिक सर्कल। सेम ऐसे ही साउथ की तरफ जब चलेंगे 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर है? ये 23 डिग्री पे ये वाली हो गई, 23.5 पे, 66.5 पे ये वाली हो गई। विषुवत से जब ऊपर तक चलेंगे बिल्कुल ध्रुव तक, तो वो कौन सी रेखा होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या? उत्तरी ध्रुव हो जाता है। वैसे ही यहाँ से नीचे तक चलेंगे तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल। क्लियर है? आई होप कि ये टॉपिक आपको, ये जो आपको बताया है बेसिक जानकारी, ये आपको क्लियर हो गई होगी और अच्छी लगी ये जानकारी, आपको क्लियर हुई है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आप एक बार कमेंट में यस कर देंगे ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है फ्रेंड्स क्लास आज की। चलिए अब देखिए फिर से एक पेज आ जाता है। अब बात करता है पृथ्वी के ताप कटिबंध की। ध्यान से सुनेंगे, पृथ्वी के ताप कटिबंध। एक बार इस पर नज़र मार लेंगे फिर मैं समझाऊंगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। जो फ्रेंड्स कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कर्क रेखा है मान लीजिए, ये मकर रेखा, तो इसके बीच वाला जो पोर्शन होता है, इसमें इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि सबसे अधिक गर्मी रहती है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य हमारे क्या होता है? ठीक सर के ऊपर होता है। ये लिखा है ना, दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, वर्ष में एक बार कम से कम, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता। ठीक है, ये कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य किसी भी सिर के ऊपर नहीं होता कभी भी। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। मतलब ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। कर्क रेखा के बाद जब ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो यहाँ सूर्य कभी भी सीधा नहीं पड़ता है सर के ऊपर। ऐसे ही मकर रेखा से जब नीचे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चलते हैं ध्रुवों की तरफ, साउथ पोल की तरफ, और यहाँ नॉर्थ पोल की तरफ, कभी भी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ेंगी, कभी भी सिर पर सीधी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तिरछी पड़ती हैं। जब तिरछी पड़ती हैं तो ये क्षेत्र थोड़ा कम गर्म रहता है। ठीक है, ठंडा रहता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिण ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपके ये आर्कटिक व्रत हो गया। ठीक है, और ये आपकी कर्क रेखा है, तो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है। ऐसे ये आपकी मकर रेखा हो गई और ये आपका क्या हो गया? अंटार्कटिक व्रत हो। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो तापमान रहता है, ये देखिए ये लिखा है मध्यम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। अभी आगे मैंने आपके लिए पिक्चर ऐड की है तो उससे थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी इसको छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अब देखिए ये किस वाले पोर्शन की बात कर रहा है? इस वाले पोर्शन को, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इस वाले पोर्शन पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपकी है कर्क रेखा, ये वाली। ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा पड़ता है। कब? 21 जून को। कब पड़ता है? 21 जून को सीधा पड़ता है। जब 21 जून को सीधा पड़ेगा कर्क रेखा पे तो क्या होगा? 21 जून पे जब सीधा पड़ता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है? कर्क रेखा से क्या होता है? सूर्य लंबवत होता है। ठीक है, लंबवत बोलते हैं ऐसे 90 डिग्री के, और बहुत यहाँ क्या होगी? गर्मी होगी। इस प्रकार
21 जून के बाद नेक्स्ट मंथ कौन आता है? जुलाई। ये जुलाई हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा अगस्त, फिर सितंबर में कब? 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, इस पर सूर्य क्या होता है? लंबवत पड़ता है ऐसे, ठीक है, लंबवत पड़ता है। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर में कब? 22 दिसंबर को इस वाली रेखा पर, यानी कि मकर रेखा पर सूर्य क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। एक बार फिर से समझेंगे। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, फिर उसके बाद 2 महीने छोड़ देंगे, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर में 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर जो क्या होता है? सूर्य लंबवत पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद सितंबर के बाद 2 मंथ छोड़ देंगे, अक्टूबर और नवंबर, फिर दिसंबर में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है। यानी कि इस वाले पोर्शन में साल में कम से कम एक बार सूर्य हमारे सर के बिल्कुल ऊपर पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है? ये वाला पोर्शन बहुत, ठीक है, बहुत गर्मी होती है यहाँ, और इसी वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। अब ये वाले पोर्शन की बात करते हैं, इस वाले पोर्शन की। यहाँ सूर्य की जो किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती, ऐसे ही यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती। तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर कैसा रहता है? मध्यम रहता है, और मध्यम रहता है इसलिए इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, इस वाले को शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध इसको बोलते हैं। क्लियर है? इतनी बात ध्यान रखेंगे। और जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ जो है सूर्य वर्ष में 6 महीने के लिए दिखता है, केवल 6 महीने यहाँ बर्फ़ पड़ती है, यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, और ध्रुवों पे भी बिल्कुल बर्फ़ मिलेगी आपको, यहाँ पोल्स पे बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं अगली पिक्चर से। देखिए ये बीच वाला पोर्शन है, सॉरी, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो ये वाला पोर्शन, यहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है? ज़्यादा, एरो बनाया ऊपर की तरफ, यहाँ कैसा रहता है? टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा रहता है टेम्परेचर, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? टोरिड जोन। क्यों रहता है ऐसा? मैंने आपको बता दिया कि वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें हमारे सर के बिल्कुल ऊपर रहता है, सूर्य हमारे सर के ऊपर रहता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है सूर्य, ठीक है, वर्ष में कम से कम एक बार। इसलिए क्षेत्र बहुत गर्म रहता है, और जैव विविधता भी यहाँ पाई जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में कैसा रहता है? टेम्परेचर मध्यम रहता है। क्यों? सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती, सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? यहाँ तिरछी पड़ती हैं, तो टेम्परेचर रहता है मध्यम जब टेम्परेचर रहता है तो इन दोनों पोर्शन को, इसको और इसको, इस वाले पोर्शन को और इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये लिख दिया मैंने, शीतोष्ण कटिबंध, या फिर हिंदी इंग्लिश में बोल देंगे टेम्परेट जोन, ठीक है। ये लिखा है मैंने आपके लिए टेम्परेट जोन। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ 6 महीने में ही आपको सूर्य केवल दिखेगा। और ये पोल है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे बिल्कुल पूरी तरह बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। चलिए, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, इसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन, यानी कि शीत कटिबंध। जैसे इस वाले पोर्शन को उष्ण कटिबंध, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते थे? शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत भी है और उष्ण भी है, और इस वाले पोर्शन में केवल शीत है, ठंडा है, बर्फ़ है, तो शीत कटिबंध बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में फ्रिजिड जोन। फ्रीज मतलब जमाना, ठीक है, उसी से संबंधित है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन बात जो हमें आज पढ़नी है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी, इस तरह की होती हैं, ठीक है, ग्लोब पर लेटी हुई रेखाएं, तो इंग्लिश में उसका नाम होता है लैटीट्यूड। इसी से आप समझ जाएंगे, लैटीट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं लेटी हुई। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलती हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। मान लीजिए एक अक्षांश रेखा ये है, एक ये है, एक ये है, तो 2 के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है। इन 2 के बीच की कितनी दूरी होगी? 111 किलोमीटर। ये सभी रेखाएं समांतर होती हैं, तो दूरी भी समान होगी। क्लियर है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और इनको बोलते हैं गोरे, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम।
सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये जो है ना पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सब पैरेलल होती हैं, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, जो भूमध्य रेखा होती है ये वाली, इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं की जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 डिग्री का अंतराल होगा एक रेखा, फिर 1 डिग्री का अंतराल होगा फिर एक रेखा, फिर 1 डिग्री का अंतराल होगा फिर एक रेखा, तो टोटल कितनी हो जाती है ऊपर 90। इसी प्रकार नीचे हो जाती है 90, 90 ऊपर होंगी 90 नीचे होंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी 90 दूनी 180 और एक बीच वाली विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, टोटल 180 हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा है, ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है, यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश होता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री यहाँ दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अगर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लो, रेखा मत मानो, तो ऊपर कितनी बचेंगी 89, नीचे कितनी बचेंगी 89, तो 89 + 89 और एक बीच वाली ये, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 179 रेखाएं, लेकिन होती कितनी है टोटल 181। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। परंतु यदि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को रेखा माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, मैंने बताया था अभी 90 + 90 + 1 भी 1 यानी कि विषुवत रेखा, तो कितनी हो जाएंगी टोटल 181 हो जाएंगी। क्लियर है, चलिए यही इसमें लिखा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ये मैंने आपके लिए बना के रखा है। अब आ जाती हैं आपकी देशांतर रेखाएं, इनको बोलते हैं फ्रेंड्स, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं तो होती थी लेटी हुई ऐसे, अब ये है खड़ी रेखा ऐसे ऐसे। ठीक है, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये कहाँ से निकलती है नॉर्थ पोल से, कहाँ पे मिलती हैं साउथ पोल पे। लेकिन इन रेखाओं की एक विशेषता है, जो इन पे दूरी विषुवत रेखा की होती है, विषुवत रेखा पे इनकी दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है, वो ऊपर ध्रुवों पर नहीं होती, क्योंकि विषुवत रेखा पर इनकी बीच की दूरी ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर इनकी बीच की दूरी कम होती है, क्योंकि यहाँ से ये कम होती चली जाती है, अर्थात ये समांतर नहीं होती। ठीक है, ये समांतर नहीं होती। आई थिंक मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया था, अभी करेक्ट करेंगे। मैंने बोल दिया था कि अक्षांश रेखाओं के जो बीच दूरी होती है, ठीक है, उसे गोरे बोलते हैं। अक्षांश के बीच नहीं, जो देशांतर के बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं गोरे। अभी पढ़ेंगे, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं एक बार। तो देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। देशांतर रेखाएं को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग यानी कि लंबी। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। मैंने बताया ना आपको, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, इनको जो रेखाएं मिला रही हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, यहाँ से ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। सही बात है, क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा पे क्या होती हैं चौड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे नेड़ी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, घटती है ना, यहाँ पे दूरी कम हो जाती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, समांतर नहीं होती तभी तो दूरी बढ़ घट रही है। बिल्कुल सही बात है। देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, अब हमने पढ़ी थी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, लेकिन देशांतर की कितनी होती है 111.32 या फिर 111.23 भी कहीं कहीं मिलता है किलोमीटर होती है, यानी कि 0.32 या 0.23 का ही अंतर है, 32 या फिर 23, 32 का ही उल्टा 23 है। इस दूरी को, यानी कि दो देशांतर रेखाएं हैं ये, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं गोरे, इनकी बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं गोरे बोलते हैं। मैंने अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बोल दिया था बाई मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर या फिर प्रधान यामोत्तर या फिर ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न। प्रधान यामोत्तर, प्रधान मध्याह्न, ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, सभी एक के नाम है। कौन सी रेखा के नाम है बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे स्क्रीन को। ठीक है, आपको ग्लोब दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो ये वाली जो रेखा होती है ये वाली, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और इसी रेखा को बोलते हैं प्रधान यामोत्तर। ठीक है, इसी रेखा को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, क्योंकि समय का जो निर्धारण होता है इसी से होता है। और इसी के बिल्कुल पीछे होती है ऐसे, ठीक है, ग्लोब पे ऐसे होती है पीछे, बिल्कुल पीछे होती है, इसके बिल्कुल पीछे ही, उसे बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। वो क्या होती है
वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, उससे जो तिथि का निर्धारण होता है। ठीक है, कैसे निर्धारण होता है बताऊंगा बात। ठीक है, चलेंगे आगे। फिलहाल देख लेते हैं कि जो ये 0 डिग्री देशांतर होती है, इसके इधर होती हैं 179 रेखाएं, इसके इधर होती हैं 180 रेखाएं, और एक ही बीच वाली, तो टोटल कितनी हो जाती हैं 360। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 179 इधर कैसे हैं और इधर 180 कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो रेखा है 0 डिग्री, और इसके जो पीछे वाली रेखा है वो एक ही रेखा होती है कायदे में। ठीक है, तो एक ही रेखा होती है, इधर 0 डिग्री हो जाएगी और इसके पीछे की तरफ ग्लोब पे क्या हो जाएगी, वो 360 डिग्री, वो 180 डिग्री हो जाएगी, 360 नहीं 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 करके, तो जो इसके पीछे वाली रेखा होती है वो 180 डिग्री पे होती है। ऐसे इधर से जब काउंट करेंगे तो वो कहाँ पहुँचेगी, 180 डिग्री पे पहुँचेगी। ठीक है, तो इसलिए 180 डिग्री पे जब पहुँचेगी तो उसे 2 बार काउंट नहीं करेंगे, इधर 180 काउंट कर ली हमने रेखा, इधर 179 काउंट कर ली। ठीक है, दोनों तरफ से यदि काउंट कर लेंगे तो एक ही रेखा 2 बार काउंट हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखा इधर 179 होती हैं, इधर 180 होती हैं, और एक ये बीच वाली। ठीक है, तो टोटल इस तरह से कितनी हो जाती हैं, 360 रेखा हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360, टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181। ठीक है, बाकी और स्थिति को देख के लिखना है क्वेश्चन में क्या स्थिति दी हुई है। अब देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। सही बात है, 0 डिग्री देशांतर जो होती है ये वाली रेखा, इस रेखा से पूर्व में चलेंगे और पश्चिम में, यानी कि पूर्व में चलेंगे या फिर पश्चिम में चलेंगे, हर एक डिग्री के अंतराल पर, एक डिग्री का अंतराल रहता है, 180 देशांतर होते हैं। अब सीधी सी बात है, एक डिग्री का अंतराल है। ठीक है, और 180 रेखाएं हैं। ठीक है, 180 देशांतर हैं, तो 180 एक तरफ हो गए, 180 एक तरफ हो गए, टोटल 360 हो गए। ठीक है, इसको मिला के 180 इधर हो जाएंगे और इसके अलग इधर 180 हो जाएंगे, तो टोटल 360 हो जाते हैं। अतः कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। ठीक है, ये कल का कुल कर लेंगे, गलती से हो गया। 0 डिग्री देशांतर के विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। मैंने बताया था ना कि 0 डिग्री जो देशांतर है ये वाली, इसके विपरीत बिल्कुल ऐसे बनी होगी, वो उसे 180 देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री ई यानी कि ईस्ट, पूर्व में, यानी कि यहाँ से चलेंगे 180 डिग्री ई, ये वाली। ठीक है, और 180 डिग्री वेस्ट, यानी कि इससे यहाँ चलेंगे तो ये भी तो घूम के ऐसे आ जाएगा, तो यानी कि ये दोनों रेखा, ये वाली रेखा यहाँ से घूम के आएंगे, ये वाली रेखा यहाँ से घूम के चलेंगे तो भी ये वाली रेखा, ये दोनों रेखा एक ही होती है। अतः कुल देशांतर रेखाएं 179 + 1 + 180 = 360 रेखाएं। मैंने बताया था ना कि जब काउंट करेंगे तो इधर से 180 जाएंगे, इधर से 180 जाएंगे, तो 180 जो जाएंगे इधर से, वो वाली रेखा इधर से भी जाएंगे, तो 180 वाली रेखा सेम ही होगी, इसलिए 180 एक तरफ काउंट कर लिया और 179 हमने एक तरफ काउंट कर लिया, और बीच वाली शुरू वाली 0 डिग्री देशांतर एक रेखा, तो टोटल बैठ जाती हैं इस तरह से 360 रेखाएं, यानी कि देशांतर की संख्या कितनी है, 360। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा बचा है बस, अभी फटाफट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया अफ्रीका में प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए ग्लोब बना हुआ है, ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री, तो ये क्या करती है, कर्क रेखा को, कर्क रेखा यहाँ होती है, मकर रेखा यहाँ होती है, तो कर्क रेखा को अल्जीरिया यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा अल्जीरिया, यहाँ पड़ेगा अल्जीरिया जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, बाकी देखिए क्या लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी यानी कि अटलांटिक ओशियन में, भूमध्य रेखा को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। ये कौन सी जगह है, ये जगह है गिनी की खाड़ी है, अटलांटिक ओशियन के अंदर गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तथा ये लिखा है मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में स्थित, मकर रेखा को यानी कि इसको कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, नामीबिया एक देश का नाम है, अफ्रीका का देश है, उसके पश्चिम में मतलब ये देश है, तो इसके यहाँ पे नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में प्रतिच्छेद करती है। ये बात याद रखेंगे। एक चीज़ और है बहुत महत्वपूर्ण याद करने वाली, जो 0 डिग्री देशांतर है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ठीक है, इस पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो इस पर जो देश पड़ते हैं उसकी एक ट्रिक बना रखी है, घाट में BSF, तो घाट में BSF। अब इससे याद करने की ट्रिक है,
GH से क्या हो जाएगा, घाना, ठीक है, एक घाना पड़ जाएगा अफ्रीका का देश। A से क्या हो जाएगा, अल्जीरिया, और T से क्या हो जाएगा, टोगो, सभी अफ्रीका के देश हैं, ठीक है। अब मे में M से क्या हो जाएगा, माली, और E से हो जाएगा इंग्लैंड। माली अफ्रीका का देश है, इंग्लैंड किसका है, इंग्लैंड यूरोप का देश हो जाएगा। अब BSF, B से हो जाएगा बर्किन फासो, S से हो जाएगा यूरोप का देश है स्पेन, और F से हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेंगे, इनको केवल याद ही करना है। तो इस वाली रेखा पर पड़ते हैं ये देश कहीं ना कहीं, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर, इसको याद कर लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा। तिथि रेखा किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को, और समय रेखा किसको बोलते हैं, 0 डिग्री को, ठीक है। 0 डिग्री आगे वाली होती है और तिथि रेखा ये पीछे वाली होती है, क्लियर। तो पहले देखेंगे समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इसी को बोलते हैं, का यूज समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। मतलब 0 डिग्री जो देशांतर है उसका यूज समय के निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर आपकी ये रेखा है, तो इससे जब पूर्व की तरफ चलेंगे, जब हम इससे पूर्व की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, हर एक डिग्री पे 4 मिनट, हर एक डिग्री पे 4 मिनट का समय बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ समय 5 बजे हैं और मैं यहाँ पे आ गया 12 डिग्री पे, तो हर एक डिग्री पे कितना समय बढ़ रहा है, 4 मिनट, तो 12 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, 48 मिनट बढ़ जाएगा। तो यहाँ यदि 5 बजे हैं तो यहाँ 5:48 हो जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन सीटेट में, जुलाई सीटेट में पूछा गया है पेपर 2 में, आप पेपर खोल के देख लेंगे। 1-2 दिन पहले पेपर से मैंने वो क्वेश्चन ग्रुप पे क्विज़ में पोस्ट किया था, तो किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जो ग्रुप में क्विज़ में क्वेश्चन पोस्ट किए थे, 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। चलिए अब बात कर लेते हैं तिथि रेखा की। तिथि रेखा पीछे की तरफ होती है 0 डिग्री की, उसे बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा का यूज़ तिथि निर्धारण में किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जब पूर्व की तरफ चलते हैं तो तिथि कम करते हैं, और जब पश्चिम की तरफ चलते हैं तो तिथि को एक दिन जोड़ते हैं, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्यों, क्योंकि तिथि का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर से करते हैं, जो कि ग्लोब पे पीछे की तरफ होती है, क्लियर है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे, अब ये ग्रीनविच की बात करा है फ्रेंड्स, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को, जो हमने इससे पहले वाली पढ़ी है 0 डिग्री, उसको ग्रीनविच भी बोलते हैं। तो कह रहा है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का, यानी कि इस तरफ का समय ग्रीनविच के समय से आगे, यानी ये वाला समय तो आगे हो जाएगा प्लस, और जब इस तरफ जाएंगे हम पश्चिम की तरफ, ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से पीछे होता है। आपने लिखा होगा ना GMT, ग्रीनविच मीन टाइम का उसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस तरफ चलेंगे तो समय कम होगा, इस तरफ चलेंगे तो समय बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ। इस तरफ हम 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ता है, और इस तरफ हम चलते हैं 1 डिग्री तो 4 मिनट का समय हम माइनस करते हैं। किसके समय में से, ग्रीनविच समय में से, GMT टाइम में से, ग्रीनविच मीन टाइम में से, ठीक है। और ये जो रेखा है GMT क्यों नाम है इसका, ग्रीनविच क्यों नाम है, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, तो उसी के नाम पे इस रेखा का नाम ग्रीनविच भी रखा गया है। इसी को 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, इसी को प्रधान यामोत्तर या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोला जाता है, क्लियर है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समय का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है, एक चक्कर कितने डिग्री का लगाती है, पूरा चक्कर 360 डिग्री। पृथ्वी 24 घंटे में लगा लेती है एक चक्कर 360 डिग्री, यानी कि पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, क्लियर है। 24 घंटे में कितनी घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी पृथ्वी, 360 के बटे में कर देंगे 24, 360 बटे 24, यानी कि कितना निकल गया है, 15 डिग्री। हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, ऐसे घूमती है पृथ्वी, ऐसे कितने डिग्री घूम जाती है, ऐसे 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। अब ये क्या, 1 घंटे में कितनी मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट में कितनी घूम रही है, 15 डिग्री। 60 मिनट में कितनी घूम रही है, 15 डिग्री। तो थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्क्रीन को, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। 60 मिनट में कितनी घूम रही है,
60 मिनट में घूम रही है 15 डिग्री, या फिर ये कह देंगे कि 15 डिग्री घूमती है कितनी देर में, 60 मिनट में। 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में। जिसको मैथ आता है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 60 के अपॉन में कर देंगे 15 को, कर दिया ना, 60/15, तो ये क्या आ जाएगा, मिनट, यानी कि 4 मिनट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 डिग्री का समय कितना होता है, 4 मिनट होता है, 4 मिनट के बराबर। ठीक है, मैंने बताया कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 15 डिग्री कितने में घूमती है, 60 मिनट में घूमती है। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 60/15, यानी कि 4 मिनट में घूम जाएगी। क्लियर है। तो यानी कि 1 डिग्री का समय जब इधर बढ़ेगा, ग्रीनविच से पूर्व की तरफ बढ़ेगा, 1 डिग्री का समय जब बढ़ेगा तो 4 मिनट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे समय में। ठीक है, थोड़ा सा खुल के बताता हूँ आपको। जब पूर्व की तरफ हम चलते हैं, 1 डिग्री चलेंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ता है, 2 डिग्री चलेंगे तो 8 मिनट का समय बढ़ जाएगा, 10 डिग्री चलेंगे तो 10 की गुना कर दो, 4 में 4 धाम, 40 मिनट का समय बढ़ेगा, 20 डिग्री कर देंगे तो 80 मिनट का समय बढ़ जाएगा। मतलब 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट बढ़ानी है, उस तरह से कितनी भी डिग्री चलेंगे। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। भारत की जो समय रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और उसकी भारतीय समय रेखा की स्थिति क्या है, इस रेखा की स्थिति क्या है भारतीय की, 82.5 डिग्री। कितनी, 82.5 डिग्री। अब आप बताइए कि 1 डिग्री से 4 मिनट बढ़ते हैं, तो 82.5 से कितने बढ़ेंगे, 82.5 डिग्री गुना 4। अब 4 से जब गुना करेंगे 82.5 कितनी हो जाएंगे, 8 चौक 32, 2 चौक 8, 8 चौक 32 और 2 चौक 8 और आधा चौक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32 और 330, यानी कि टोटल कितने मिनट का समय बढ़ जाएगा, 330 मिनट का समय बढ़ जाएगा, 330 मिनट। ये मिनट है, इसको घंटे में करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, यानी कि ये क्या आ रहा है, 60 से जब भाग करेंगे तो 6 पंजे 30, यानी कि 5 तो घंटे हो गए, और कितने मिनट बचते हैं फिर, 30 मिनट। यानी कि जो भारतीय समय है ग्रीनविच से कितना आगे हो जाएगा, प्लस, क्योंकि पूर्व की तरफ पड़ता है, ग्रीनविच से पूर्व की तरफ पड़ता है हमारा देश भारत। तो भारत का समय कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे अधिक हो जाएगा ग्रीनविच। यदि लंदन में 12 बजे हैं, यदि लंदन में 12 बजे हैं तो भारत में 5.5 घंटे अधिक होगा समय। क्लियर है। चलिए, भारत की स्थिति जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट भी बोल सकते हैं। ई मतलब होता है ईस्ट, यहाँ भी ई लिख लेंगे क्योंकि ये ग्लोब है आपका। ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर है, तो इस तरफ चलेंगे तो ईस्ट हो जाता है, इस तरफ चलेंगे तो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारत की लोकेशन लगभग यहाँ पड़ती है, ये लगभग यहाँ पड़ती है। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली कहाँ से गुजर रही है, इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्ज़ापुर से गुजर रही है। और ये कितने डिग्री पे है, ये वाली तो जो लाइन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि समय रेखा, ये 0 डिग्री पे है। और यहाँ से यहाँ तक का कितनी बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है 82.5 डिग्री। क्लियर है, 82.5 डिग्री। तो कितना समय अधिक हो जाएगा, देखो मैंने लिखा है 82.5 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट अधिक होते हैं, तो 82.5 में कितने होंगे, 4 से गुना कर लेंगे, यानी कि 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब क्या हो जाता है, 5 घंटे 30 मिनट, या 5.5 घंटे बोल सकते हैं। तो अतः भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर लेते हैं। ये कहाँ होती है, ये ग्लोब पे बिल्कुल 0 डिग्री के पीछे होती है। फ्रेंड्स, 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर, यानी कि ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री यहाँ बन जाएगी। इससे पूर्व की तरफ चलते हैं, यानी इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ सिस्टम उल्टा है। पूर्व की तरफ चलने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। मान लीजिए 180 डिग्री पर आपकी डेट है 5 फरवरी, 5 फेब, तो पूर्व की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री चलने पे 4 फेब हो जाएगा। और जब पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 5 फेब पश्चिम की तरफ 1 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 6 फेब हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की तरफ एक बढ़ता है 1 दिन हर 1 डिग्री चलने पे, और पूर्व की तरफ चलते हैं तो हर 1 डिग्री पे 1 दिन कम होता है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है,
जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं है, ठीक है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इस रेखा को 4 बार मोड़ा गया है, अलग अलग जगह से 4 बार मोड़ा गया है। मतलब बिल्कुल सीधी रेखी रख देंगे तो कोई कोई कंट्री होगी कि इस रेखा के बीच में पड़ जाएगी, तो उसी देश के अंदर क्या होगा, 2 समय हो जाएंगे, 2 समय हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। आधे देश में तारीख 5 हो जाएगी और आधे देश में तारीख 6 या फिर 4 हो जाएगी। इसलिए क्या कर दिया, इस रेखा को थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया गया है, 4 जगह से मोड़ा है, ठीक है, ताकि जो एक पर्टिकुलर देश है उसमें एक ही तारीख रहे और एक ही समय रहे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1884 में, 1884 में वॉशिंगटन में इसका निर्धारण हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कुछ छोटा मोटा टॉपिक बचा है तो देख लेंगे, उसको भी कल ले लेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो हैं उसके कल ले लेंगे। और आज की क्लास देखने के लिए थैंक्स। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। फेसबुक जो लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक पे हमें इस लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेंगे। और हमारा ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने यार दोस्त भाई बहनों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि उस चैनल को आपका सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आप एक काम नहीं करते हैं, क्लास देखते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते हैं। क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक आप व्हाट्सअप ग्रुप में चाहें तो व्हाट्सअप में भी दे सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हो जाती है, ऑफलाइन जब वीडियो जाती है, ऑफलाइन एक कमेंट किया करो, ताकि वो कमेंट और लोगों को भी जिनके पास वीडियो जाए उन्हें दिखे कि किस तरह की क्लास है, ठीक है। एक बिल्कुल रियल जेन्युइन कमेंट, जैसी आपको क्लास लगती है वैसे ही कमेंट उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।